हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है लीज फिनांसिंग। राइट, लीज फिनांसिंग का मतलब क्या होता है, इसके हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हायर परचेज से कैसा डिफरेंट है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसकी कंप्लीट कंसेप्ट पूरी वीडियो में होने वाला है। स्टार्ट करें, चलो। अब देखो, हमने पैसे को अरेंज करने के लिए सोर्सेज देखे थे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज को डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया था कि कहाँ से हम पैसे को अरेंज कर सकते हैं जब आपको अपने बिजनेस में रिक्वायर होती है। राइट, हमने इक्विटी, हमने प्रेफरेंस, हमने डिवेंचर्स, हमने रिटेन अर्निंग, हमने बॉन्ड, ये सभी चीज़ें डिस्कस की। अच्छा, इन केस ये जो आपका ये सोर्स है ना लीज फिनांसिंग, ये भी आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज का एक, मैं ये कह सकती हूँ, ये भी एक साधन है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय के लिए अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लीज फाइनेंसिंग। मीन्स की फाइनेंसिंग की जा रही है किसके थ्रू, लीज के थ्रू। लीज का मतलब होता है कि लंबे टाइम के लिए हम कोई चीज़ रेंट पर ले रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, रेंट पर ले रहे हैं। रेंट पर लेना आप समझते हो, जैसे कि आप घर को जैसे कोई कमरा किराए पर लेते हो, कोई मशीनरी किराए पर लेते हो, जब कोई एनुअल फंक्शंस होता है तो आप ड्रेसेस किराए पर लेते हो। सो इसी तरीके से फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, मोस्ट ऑफ मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, अब मैंने कहा कि ये जो कंपनी है उसके पास एकदम ऑन द स्पॉट इतने सफिशिएंट अमाउंट में पैसे नहीं है। ठीक है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप से के साथ कनेक्ट करे कि जिसके पास वो इक्विपमेंट होंगे। कहते ठीक है, अब इसने तो क्या किया, इसको ये इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, अब ये इक्विपमेंट हो गए या कोई भी मैं कह सकती हूँ एसेट्स जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी, आपने वो अरेंज कर लिया। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या काम होता है कि आप अपनी एसेट्स को आइडेंटिफाइड करेंगे और उस एसेट्स को जो आप अरेंज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीज्ड एसेट्स कहते हैं। राइट, इतना समझ में आया। मैम क्या ऐसे ही इसको ये दे देगा? नहीं, इसके बदले में इसको कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करनी पड़ती है। जैसे बैंक से हम जब लोन लेते हैं हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, किराए पर जब हम घर लेते हैं तो उसे रेंट देना पड़ता है। सेम इस तरीके से है, जब कोई फर्म, जब कोई कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी एसेट्स रेंट पर लेती है लंबे समय के लिए, तो उसे भी कुछ ना कुछ एक अमाउंट क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, जिस अमाउंट को हम रेंटेड अमाउंट कहते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये लीज्ड अमाउंट है जिसे हम रेंट कहते हैं। क्या इतना समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक पर्टिकुलर एसेट्स आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको जो भी एसेट्स लिए एक टाइम पीरियड के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको उसके ऊपर रेंट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दो पार्टीज हो गई है, टू पार्टीज हो गई है। एक पार्टी तो वो है जो उस पर्टिकुलर और इक्विपमेंट का कौन है, ऑनर है, और दूसरा उसका टेनेंट है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि यूजर पार्टी है। तो इसे हम लीज फाइनेंसिंग के अंदर पता है किस नाम से जानते हैं, इनको हम लेसर कहते हैं। राइट, और इस पार्टी को हम लेसी कहते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टी होती है, लेसर और लेसी होती है। इनके बीच में क्या हो रहा है, एक एग्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक एग्रीमेंट हो रहा है। उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ मेंशन होगी, उस एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि वो एसेट्स कौन सी है, कितने टाइम ड्यूरेशन की है। यहाँ पर टाइम मेंशन भी होगा, टाइम पीरियड मतलब कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये जो लेसी है इस ऑनर की क्या करने वाला है, एसेट्स को यूज करने वाला है। और साथ ही साथ आपको रेंट का जो अमाउंट होता है वो भी मेंशन किया जाएगा कि आपको कितना पे करना है। राइट, अच्छा, जब ये आपका यूज खत्म हो जाएगा, मीन्स कि आपको ये है कि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उस एसेट्स को क्या कर दोगे, आप उस एसेट्स को रिटर्न कर दोगे। समझ में आया? ये होता है लीज फाइनेंसिंग। मीन्स कि जब आपके पास पैसे सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होते हैं तो उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे जिसके पास वो इक्विपमेंट, आप उससे रेंट पे लेंगे
इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताऊँ क्या हो सकता है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, जैसे मैं कहूँ कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, राइट, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो मसाला बनाने की जो मशीन होती है, पता है आपको, जब कोई फैक्ट्री बनती है तो मसाला बनाने की जो मशीन होती है ना, वो खरीदते नहीं है, आप उसे कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, रेंट पर लेके आते हैं। जब आप घर बनाते हैं तो वो तो 1-2 महीने के लिए हो रहा है, पर यहाँ पर क्या होता है, लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे मेन बात ये ध्यान रखनी है। इतना समझ में आया, फुली समझ में आया। जब आप घर बनाते हो, आपको पता है कि आप जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट, जैसे संदली जिसे हम बोलते हैं, सीडी टाइप में होती है, ठीक है, मशीन हो गई है, ठीक है, इवन आपको काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि डालने के लिए फावला होता है, ठीक है, कस्सी होती है, हमारे यहाँ पे यही बोला जाता है, आपके यहाँ पे जो भी बोला जाता है आप समझ जाना, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को अरेंज करते हो, ये नहीं है कि आप उनको खरीद कर ले आते हो, है ना, क्योंकि आपका इन फ्यूचर उनके रिगार्डिंग कोई काम नहीं होने वाला। आपने प्रोडक्शन किया, ठीक है, आपने अपना घर बनाया, उनको वापस कर दिया, साथ में रेंट भी पे कर दिया, ठीक है। अच्छा मैम, रेंट तो ठीक है, रेंट तो ठीक है, इसके साथ कुछ और भी देना पड़ता है। यस, इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। मीन्स कि जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वो एक स्पेसिफिक रेट आपके पर्टिकुलर एग्रीमेंट में मेंशन होगा। सो यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट आपको समझ में आगे होंगे कि थर्ड पार्टी, 2 पार्टी होती है, इसके बीच में एग्रीमेंट होता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है। यही पूरे आपके लीज फाइनेंसिंग के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको फर्स्ट लाइन समझ में आ गई है तो यहाँ पर ये पिक्चर अभी होप अब आपको समझ में आ गई होगी। लेसर वो होता है ओनर जिसे हम कहते हैं, राइट, ये ओनर होता है उस पर्टिकुलर एसेट्स का, और जिसने यूज करनी है उसे हम लेजी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम यूजर कह सकते हैं। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उसके बदले में ये मिनिमम अमाउंट पे करेगा, विद इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। ये सभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोनेंट ऑफ द लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द लीजिंग एंड हायर परचेजिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीज क्या होता है, और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। अब मुझे समझाने की आई होप रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक एग्रीमेंट होता है। एक पार्टी आपकी लेसर होती है, दूसरी पार्टी आपकी लेसी होती है, जहां पर इक्विपमेंट, कार, प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप अपनी एसेट्स का यूज करने के लिए, जस्ट ओनली यूज करने के लिए नेक्स्ट पर्सन को दे रहे हैं, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दे रहे हैं, उसके बदले में आप कोई ना कोई अमाउंट जरूर चार्ज करेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन सी एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, फिर हम एग्रीमेंट करेंगे, फिर हम उसका यूज करेंगे, यूज करने के बदले में उसको रेगुलर पेमेंट देंगे, और लीज एंड होगा, या फिर हम उस एसेट्स को परचेज ही कर लेंगे। ये ऑप्शन भी क्या दिया जाता है, अपने एग्रीमेंट में होता है। अच्छा, इन केस मैं कहूँ कि मैंने क्या किया है, जो एसेट्स मैंने रेंट पर ली थी, अगर मैं उसको क्या कर रही हूँ, रिटर्न कर रही हूँ। रिटर्न करने का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, मैंने ये सभी इक्विपमेंट्स बताए। आप 1 महीने 2 महीने के बाद उसको यूज करने के बाद आप उसको रिटर्न करोगे ना, राइट। तो दैट मीन्स जहां पर आपका टाइम पीरियड क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो वहां पर क्या बोला जाता है, ये आपकी ऑपरेटिंग लीज है। और अगर जहां पर आप पहले तो क्या कर रहे थे, रेंट दे रहे थे, फिर फाइनली एट द एंड में ये यूजर के पास ऑप्शन होता है कि आप उस पर्टिकुलर एसेट्स को बाय भी कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर एसेट्स को रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न समझ रहे हैं, रिटर्न समझ रहे, वापस करना, बाय होता है मतलब कि उसे खरीद लेना। ये कब होता है, जब आप क्या करते हो, लंबे टाइम के लिए उस पर्टिकुलर एसेट्स का यूज करते हैं, और अगर आप उसको बाय कर लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी फाइनेंसिंग लीजिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है, इतना समझ में है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या होता है, जब जहां पर एसेट्स को रिटर्न किया जाता है बच्चे, किसको, लेसर को, लेसर दैट मीन्स ओनर को। फाइनेंस लीज का मतलब क्या होता है, जहां पर जो लेसी होता है ना, जो यूजर होता है, उस एसेट्स को ना बाई कर लेता है एट द एंड में, ठीक है, या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था, जो हमने एग्रीमेंट किया था, उसको रिन्यूअल कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 7 साल यूज किया इस पर्टिकुलर एसेट्स को, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको और आगे टाइम के लिए यूज करूँ, तो या तो मैं उसको बाय कर लूँ। अच्छा, मेरे को बाय करने के लिए अभी तक पैसे नहीं है, फिर वही सिचुएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको रिलीज कर लो। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंसिंग लीज होता है जब जहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको यूज करते हैं, और ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग क्या होता है, जहाँ पर हम शॉर्ट टाइम के लिए उसको यूज करते हैं। आई होप अब आपको कंपोनेंट देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी मैं कह रही थी कि अगर आपने ये फर्स्ट पेज अगर समझ लिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल हो जाएगा कि पूरे चैप्टर को समझना, राइट। अच्छा चलो, अब यहाँ पर देखो लेसर ऑनर होता है, लेजी यूज़र होता है, एक लीज टर्म होती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा पीरियड ऑफ यूजिंग कितना है, लीज पेमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हमारे एसेट्स को यूज़ करने के बदले में आप रेगुलर हमें पेमेंट कर रहे हैं। एक रेजिडुअल वैल्यू होती है, मीन्स कि जब हम लगातार 7 साल तक उस एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब पहले दिन, साल के पहले दिन उसकी वैल्यू अगर 10 लाख थी, 7 साल के बाद उसकी वैल्यू अप्रोक्स मान लेते हैं 3.5 लाख के करीब हो गई होगी, तो यहाँ पर बोलते हैं इसको रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, आपकी जब लीज खत्म होने वाली है, इसकी जो पट्टे पे जो आपने एसेट्स ली थी उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, उसके एट द एंड पर उसकी वैल्यू कितनी रह गई है उसको बोला जाता है। परचेज ऑप्शन भी दिया जाता है लीजी को कि आप उसको बाय कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। इज इट क्लियर? ठीक है, पहले मैं आपको ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज के बारे में समझाती हूँ, फिर हम इसके बारे में आएंगे हायर परचेज के बीच में डिफरेंस के, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी ऑपरेटिंग लीज है वो क्या होती है, आपको ऑपरेटिंग लीज को ऑपरेटिंग लीज भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग लीजिंग को ऑपरेटिंग लीज भी कहा जाता है। एक लीजिंग ना ING क्या क्यों लगाया गया है, एक प्रोसेस है ये पूरा, कि पहले आप एग्रीमेंट करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले आप अपनी एसेट्स को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद एग्रीमेंट करेंगे, मतलब एक पूरा प्रोसेस है एट द एंड तक कि रेगुलर बेसिस पे आप इंटरेस्ट देते रहेंगे, रेंटल अमाउंट देते रहेंगे, देन उसके बाद पे बैक करेंगे उसको। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पर जो रेंटल एग्रीमेंट होता है और एक लेसर होता है, दूसरा लेसी होता है, वहाँ पर एसेट्स को यूज़ करने के लिए दिया जाता है एक स्पेसिफाइड शॉर्टर पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ें सेम है कि यहाँ पर शॉर्टर पीरियड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियस ही बात है, जब मैं शॉर्टर पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ तो जो आपकी एसेट्स है उसके ऊपर जो रिपेयर का काम होता है, ठीक है, मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है, और आप उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, और मतलब जो भी चीज़ें इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो अगर किसकी बात की जाए किसके हाथ में होता है, किसके हाथ में होता है, वो ऑनर के हाथ में होता है कि ऑनर रिस्पॉन्सिबल है बच्चे इस केस में कि जब आप थोड़े टाइम के लिए किसी एसेट्स को यूज करने के लिए किसी से उधार ले रहे हो, सो वहाँ पर ऑनर जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके हर तरह के खर्चे वो खुद उठाए। वहाँ पर लेसे की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो जस्ट ओनली यूज पर्पज के लिए ले रहा है और उसके बदले में उसको रेंट के अमाउंट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पे जो रिस्क है वो बियर किया जाता है या फिर मैं कोई भी उससे कोई अमाउंट आने वाली होती है। अब रिस्क नहीं, यहाँ पर रिस्क भी बियर करेगा ये, साथ ही साथ अगर कोई रिटर्न आ रहा है या फिर मैं कह सकती हूँ उसको रिवॉर्ड आ रहा है वो भी ऑनर ही रिसीव करेगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, टेम्परेरी यूजेबल पीरियड के लिए, सो दैट्स द रीजन यहाँ पे कुछ एक फीचर आ जाती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यही आएगी कि ऑनरशिप किसके हाथ में रहेगी, लेसर के हाथ में रहेगी, लीज टर्म क्या होगी आपकी शॉर्टर टर्म होने वाली है, मेंटेनेंस का खर्चा कौन उठाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका लेसर होने वाला है। अच्छा, रिटर्न करनी पड़ती है आपको एक टाइम पीरियड के बाद, हाँ जी वो भी करनी पड़ेगी आपको लेसर को। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या आप शो करेंगे, नहीं इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे क्योंकि ये अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा, अब मैं कहूँ कि मैं 1 महीने के लिए मैं बाहर रही, ठीक है, मेरे को दिल्ली रहना पड़ा, ठीक है, मेरे को चंडीगढ़ रहना पड़ा, तो मैं वहाँ पर रहने के बाद 1 महीने का रेंट वहाँ चुकाऊंगी, ठीक है, मैं उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, ये बताया गया है, ओके। बट हाँ अगर मैं कहूँ कि फाइनेंसिंग लीज के अंदर बाकी सारी टर्म सही है एज इट इज़ है, इसके अंदर जो चेंजेस है वो पता है क्या है, वो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप एट द एंड में उसको परचेज कर सकते हो। दूसरा, आप इसको फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अंदर अपनी एसेट साइड इसको रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि फाइनली आप उस एसेट्स को परचेज करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एसेट्स बन जाती है। और एसेट्स कहाँ आती है, बैलेंस शीट के इधर साइड आती है, दैट मीन्स बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड आती है। ओके, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि आप लंबे टाइम के लिए ये जो यूज़र है उस पर्टिकुलर एसेट्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है, और एट द एंड में उसके पास ऑप्शन भी है कि वो उस चीज़ को बाय भी कर सकता है, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी रिस्क होने वाला है, जो भी रिटर्न होने वाला है, जो भी उसके ऊपर खर्चा होने वाला है, या मैं कहूँ कि जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि इसकी रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गई, इंश्योरेंस हो गई, उसका सारा का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, अब यहाँ पे लेसी के ऊपर आ जाएगी, यूज़र के ऊपर आ जाएगी। ऑनर यहाँ पे किसी भी तरह से के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात है जो इसके बीच में जो डिफरेंस आने वाला है कि जो ऑनरशिप है
वो ऑप्शन है कि लेसी ले भी सकता है और उसे रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। और लीज टर्म में क्या है, लीज टर्म में क्या नजर आ रहा है, लीज टर्म में क्या नजर आ रहा है कि मोस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स यूजफुल द लाइफ। मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, जितनी एसेट्स की लाइफ है, मान लीजिए एक कंप्यूटर मैंने खरीदा, ठीक है, वो मैंने 2018 में मैंने खरीदा, अब 2024 लगा हुआ है और वैसे भी उसकी लाइफ टाइम क्या थी, 6 ईयर थी। तो मैंने कहा जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया और एसेट्स की जितनी लाइफ थी ना, 6 साल उसकी लाइफ थी, मैंने 6 साल तक उसको रेंट पे चढ़ा रखा है। तो कहने का मतलब जो लीजी होता है, जो यूजर होता है, उसकी लाइफ जितनी एसेट्स की लाइफ टाइम है उतने टाइम तक उस पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करता है। मेंटेनेंस का खर्चा किसका होगा, लेसी का होगा। रिटर्न एंड परचेज के पास ऑप्शन है, यस यू कैन बाय, राइट, बैलेंस शीट में आप शो कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया समझ में कि जो लेसी, जो आपका जो ऑपरेशनल लीज होती है वो आपकी रेंटेड होती है। ओनरशिप किसके पास रहती है ऑपरेशनल में, लेसर के पास रहती है, यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। और लीज टर्म क्या होती है, यहाँ पे शॉर्टर होती है। यहाँ पे आपकी मोस्ट ऑफ जितनी आपकी एसेट्स की लाइफ है ना, वहां तक उसको आप क्या करते हो, यूज करते हो, दैट मीन्स लंबे टाइम के लिए। मेंटेनेंस का खर्चा किसका है, लेसर का होता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़े समय के लिए है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसी की होती है, ठीक है। एंड ऑफ द लीज के बारे में बात की जाए, एट द एंड में आपको क्या करना पड़ता है, ऑपरेटिंग लीज में आपको एसेट्स को रिटर्न करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं, जब भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मे लिखा हुआ है। बैलेंस शीट में क्या शो कर सकते हैं, नहीं, ऑफ द बैलेंस शीट एक्सपेंसेस है, ये कोई अपनी लायबिलिटी, कोई एसेट्स नहीं है, यहाँ पर आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं इन द एसेट साइड में, राइट। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लीज फिनेंसिंग एंड और हायर परचेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेज में डिफरेंस क्या है, सॉरी, अब यहाँ पे क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग समझ में आ गया। अब मैं हायर परचेज के रिगार्डिंग आपको बता दूं। हायर परचेज में पता है क्या होता है, यहाँ पर तो क्या है, अगर मैं कहूँ, मैंने कहा लीज फाइनेंसिंग आपका मोस्ट ऑफ क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। हायर परचेज में क्या होता है, मैं इसकी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। हायर परचेज, हायर का मतलब क्या है, कोई चीज़ आप क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, कहते हैं ना कि हमने थोड़ा सा रेंट पे लिया है, ठीक है। रेंट पे लेना, कुछ टाइम के बाद उसको जब परचेज कर लेते हो, और वो कुछ टाइम का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि आपने कोई फर्नीचर खरीदना था, या मैं कहूँ कि आपने कोई गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं थे, तो सेम वही एग्रीमेंट करो, आपने गाड़ी सेलेक्ट की, आपकी मेन एसेट्स थी, ठीक है। एक स्टार्टिंग में कहा कि ये जो गाड़ी है 80,000 रुपये की है, और आपको कहते हैं कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, वो कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनको धीरे धीरे करके चुका देना, ठीक है। मैंने कहा कि मैं आपको लगातार 5 साल के अंदर चुका दूंगा, ठीक है। तो 5 साल के अंदर चुकाने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर कितने देने पड़ेंगे, 16,000 रुपये क्या करना पड़ेगा आपको, हर साल चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और जिस दिन आपका 5वां साल आए, ध्यान से सुना, जिस दिन आपका 5th ईयर आए और ये पेमेंट आपने कर दी, जिस दिन ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, उस दिन ये एसेट्स आपकी परमानेंटली आपके पास ओनरशिप आ जाएगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स हायर परचेज के अंदर पता है क्या होता है, बस फर्क ये है कि आप जब अपनी एसेट्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको वो ओनरशिप मिल जाती है, दैट्स नॉन एज द हायर परचेज। मैम इंस्टॉलमेंट में भी तो ऐसा होता है, नहीं बेटा, इंस्टॉलमेंट में पता है क्या होता है, ये तो हायर परचेज का था, जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट आप जब पे कर रहे हो तब आपको ओनरशिप मिल रही है। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जब मान लीजिए आप कोई आईफोन खरीदने गए, ठीक है, आईफोन हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 1.5 लाख का करीब मैं अप्रोक्स अमाउंट दे रही हूँ, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, आपको सबसे पहले डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। डाउन पेमेंट दैट मीन्स कि आपको एक स्टार्टिंग में फर्स्ट अमाउंट देनी पड़ेगी, कहते हैं कि कम से कम आपको 25,000 तो अभी देने पड़ेंगे, फिर आप धीरे धीरे करके बना लेना, इनके आप इंस्टॉलमेंट बना लेना, कहते ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑनरशिप है ना बच्चे, ऑनरशिप है आपको फर्स्ट डाउन पेमेंट करते ही मिल जाती है, इसके अंदर होता है इंस्टॉलमेंट के अंदर, ठीक है। जब आप फर्स्ट पेमेंट करते हैं तभी ओनरशिप मिल जाती है, बट यहाँ पर जब आप लास्ट पेमेंट करते हैं तब आपको ओनरशिप मिलती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो सुनो, तो ऑनरशिप की अगर बात की जाए तो ऑनरशिप क्या होती है, यहाँ पर लीजिंग के अंदर लेसर के पास ही रहती है। अगर मेन डिफरेंस देखा जाए,
बट यहाँ पर क्या होता है, जब आप लास्ट पेमेंट करते हैं ना, तब आपके पास ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लीजिंग के अंदर क्या होता है, लीजिंग के अंदर क्या होता है कि आप केवल और केवल पोसेशन देते हो। पोसेशन दैट मीन्स यूज करने के लिए देते हैं। इज इट क्लियर? यूजर रोल क्या होता है? यूजर रोल क्या होता है कि उसे राइट टू यूज है कि उस एसेट्स को यूज कर सकते हो। बट हायर परचेज में क्या है कि आप पहले उसे क्या करते हैं, यूज करते हो और कुछ टाइम के बाद उसकी पेमेंट कर देते हो। ग्रेजुअली पे फॉर इट एट द एंड में। पेमेंट स्ट्रक्चर क्या रहता है? लीज के अंदर तो क्या रहता है कि आप रेगुलर बेसिस पे लीज की अमाउंट देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेंट अमाउंट। ठीक है, इसे भी हम यही कहते हैं क्योंकि इतने टाइम तक क्या करते हो आप इसको, मैंने कहा कि मैं 5 साल तक इसको एट द एंड में 5 साल में मेरी लास्ट पेमेंट हुई। क्या इतने साल तक आप उस एसेट का यूज ही नहीं करोगे? नहीं करोगे। यूज करने के साथ साथ आप उसको क्या करोगे, ये अमाउंट देने वाले हो ना 16,000 रुपये, ये 16,000 रुपये एज अ रेंट ट्रीट की जाएगी और प्लस में आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, इन जो बकाया बच जाता है उस बैलेंस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जो 80,000 की एसेट थी ना, वो 80,000 की नहीं मिलने वाली, अप्रोक्स आपको 85,000 90,000 की पड़ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे इसकी पेमेंट करते हो। एंड ऑफ द टर्म में क्या होता है, यहाँ पर एंड ऑफ द टर्म में एसेट्स को रिटर्न किया जाता है। बट हायर परचेज के अंदर एंड ऑफ द टाइम में आपको एसेट्स की ऑनरशिप भी मिल जाती है। क्यों? आप फाइनली पेमेंट कर देते हो। ठीक है, रिस्क क्या होता है यहाँ पर, लेसर क्या करता है, सारे के सारे रिस्क को बियर करते हैं। यहाँ पर जो बायर होता है ना, फाइनली उसे पता है कि मैं 31 मार्च 2024 को फाइनली इस दिन मेरे को पेमेंट, लास्ट पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन का खर्चा खुद उठाएगा। ठीक है, और ऑनरशिप है वो भी उसके पास आने वाले हैं। तो रिस्क क्या होगा, यहाँ पे सारा का सारा बायर का होता है, बट यहाँ पर ऑनर का होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपने रेंट पर ली कार 3 साल के लिए, यहाँ पर आपने कार ली ऑन इंस्टॉलमेंट ओवर द 3 ईयर्स, बट जब लास्ट पेमेंट करेंगे तो वो ऑनरशिप आपके पास आ जाएगी। अगर फर्स्ट पेमेंट की तो वो इंस्टॉलमेंट के में अंदर कवर होता है। ठीक है, ठीक है, बैलेंस शीट में शो कर सकते हो? नहीं, लीज को आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, बट हाँ इसको शो कर सकते हो क्योंकि फाइनली आप इस चीज़ को परचेज करें। मेन डिफरेंस यही था कि इसको लीज के अंदर तो क्या होता है कि आप रेंट देते रहते हो, अगर आप फाइनली इसको बाय करने का आपके पास ऑप्शन होता है। बट हायर परचेज में क्या होता है कि आप पहले उसको यूज करते हो, जब उसकी लास्ट पेमेंट आती है ना, जब उसकी लास्ट पेमेंट कर देते हो तब आपके पास ओनरशिप आती है। धीरे धीरे जो पेमेंट करते हो उसको रेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, जब आपको सबसे पहले डाउन पेमेंट कर देते हो ना, मीन्स कि जब फर्स्ट टाइम पेमेंट करते हो थोड़ी जो अमाउंट वो लिखी जाती है, अब उसी टाइम आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास उसकी ओनरशिप आ जाती है। आई होप अब आपको ना बेनिफिट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे देखो 16,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, आप परचेज करेंगे, देखो 80,000 रुपये आपके पॉकेट से ऑन द स्पॉट जाएंगे और एक आपके पास से 16,000 जा रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है ना, रेंट का। ठीक है, और एक आ जाता है टैक्स का एडवांटेज मिलता है। आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर ना इसको दिखा सकते हैं कि मेरा रेंट का खर्चा इतना आया है, और रेंट का खर्चे को यहाँ दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना ज़्यादा हम अपने एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारी इनकम क्या होगी, कम आएगी। इनकम कम आएगी तो हमारा उस इनकम के ऊपर टैक्स भी क्या बनेगा, कम बनेगा। दैट्स रीजन टैक्स एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बोला गया है, यहाँ पर ये बात सोचने की है। फ्लेक्सिबिलिटी ये बोला गया है कि मान लीजिए मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने यहाँ पे 7 साल का, राइट। मैंने देखा कि 3 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अब ये मशीनरी यूज नहीं होती, इसके बदले में कोई और मशीनरी ले जाएंगे। तो आपने देखा टेक्नोलॉजी के साथ मैच आउट नहीं हो रही है। हमने तो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम वहाँ पर उस जो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, मीन्स की खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपनी यूज के अकॉर्डिंग आप नए एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि आपको पहले जितना भी आपकी लायबिलिटी बनती थी वो आपको पे करना पड़ेगा। आप इसको टेलर कर सकते हो स्पेसिफिक नीड को मीटअप करने के लिए। ठीक है, आप अप टू डेट रहते हो टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मेंटेनेंस एंड उसका खर्चा किसका रहता है, अगर मोस्टली लेसर का होता है, अगर आप लंबे टाइम के लिए कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं लेसी का हो जाता है। अगर वो खर्चा लेसी ने दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो वो रिड्यूस हो जाएगी उस पर्टिकुलर अमाउंट पे। कहने का मतलब मैंने कहा कि मोस्टली किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेसर की होती है। ठीक है, और मैंने कहा कि खर्चा बना 20,000 रुपये, और उसमें से कुछ पेमेंट मान लीजिए 8,000 रुपये आपके लेसी ने दी और 12,000 रुपये आपके लेसर ने दी। ठीक है, तो 8,000 रुपये जो लेसी ने दी है ना, तो उसके मेन खर्चे में से वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी कि हाँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी, ये लेसर की, वो खुद पे करेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है, मीन्स कि आपको वापस पे बैक हो जाएगी। बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
प्रिजर्व वर्किंग कैपिटल, प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ कहाँ गया भाई, आपको यहाँ पर एकदम से आपको एकदम से 80,000 देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने बाकी के बैलेंस को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो और उस इन्वेस्टमेंट से आप क्या ले सकते हो, रिटर्न ले सकते हो। तो कहने का मतलब आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा इतनी अफेक्ट नहीं होती है। क्लियर है। डीमेरिट्स क्या है, आप लंबे टाइम तक इसके ऊपर रेंट देते रहेंगे भाई, और रेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देते रहेंगे, जो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपकी 80,000 रुपये की थी वो आपकी 90-85,000 में पड़ेगी। तो ये जो 10,000 और 5,000 का फर्क आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा कर रही है। और फाइनली आपको ऑनरशिप भी नहीं मिलती क्योंकि आप उसको वापस रिटर्न करते हो। समझ पा रहे, ऑब्लिगेशन रहती है कि आप फाइनली पेमेंट करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड के बाद आपको उसके ऊपर रेंट की पेमेंट करनी पड़ती है। रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप कितनी एसेट्स यूज़ कर सकते हो, किससे यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ करोगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन का खर्चा आप अलाउड नहीं कर सकते अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो तभी कर सकते हो जब आप इसके फाइनली ओनर बनेंगे तो। ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जाता है कि आपके पास पोटेंशियल ऑफ द हायर कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस। आपकी जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस का खर्चा है, वो ज़्यादा आता है फिनेंसिंग लीज के अंदर। ध्यान से सुनना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग लीज के अंदर नहीं होता, फिनेंस लीज के अंदर होता है। फिनेंस लीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लेसी की होती है। कॉस्ट किसको बियर करना पड़ता है, लेसी को होता है। और एट द एंड में बची हुई वैल्यू का वो ओनर बनने वाला है। सो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये डिमेरिट्स है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए है क्योंकि काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन है। पहले आपको एग्रीमेंट में आएंगे, हर एक कंडीशंस को, टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अगर एक भी ब्रीच हो गई तो कहीं ना कहीं आपका ये एग्रीमेंट इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं और आपके जो कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे जो डेली बेसिस पे आपको मिल रहे हैं वीडियोस, आप देख पा रहे हैं। हमने यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट किया था, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, आज हम 10th यूनिट कर रहे हैं। राइट। अब जो हमारी 9th यूनिट है उसको भी हम करेंगे, बट उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मैंने यहाँ पर देखो PYQ को भी डिस्कस किया है कि लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, क्लियर है। डिफरेंट फॉर्म में कैसे हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया ऑपरेटिंग लीज और आपका पास फाइनेंसिंग लीज होगा। ठीक है। लीज फाइनेंसिंग ये देखो आए हुए हैं क्वेश्चन, आप चेकआउट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करके। राइट। कंसेप्ट ऑफ द लीज फाइनेंसिंग क्या है और कैसे ये हायर परचेज से डिफरेंट करता है, ये आप इमेज बनाकर आ सकते हो कि जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ आपको कंसेप्ट क्लियर है। समरी दी हुई, आप इसको रीड आउट कर लेना, टू द पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट कंप्लीट समझ में आ गया होगा। राइट। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। राइट। और अगर ये PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ₹9 आपको पे करने होंगे इस पर्टिकुलर PDF के लिए। और डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, टीम के साथ कांटेक्ट कर लेना, कैसे भी इन PDFs को आप एक्सेस कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के ऊपर। ठीक है, चलो।